इसमें उस एम फैक्टर का चैप्टर जिसके चैलेंज को निपटा देने का पीएम मोदी का क्या प्लान है आपको बताऊंगा। और अगर इस एम फैक्टर को पीएम मोदी ने कंट्रोल किया तो कैसे भारत चमक जाएगा। आपकी नौकरी, आपके परिवार से जुड़ी सबसे जरूरी क्लास सबसे पहले। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एम फैक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एम फैक्टर घर घर को प्रभावित कर रहा है। ये एम फैक्टर घर घर को परेशान करेगा। ये एम फैक्टर आपकी नौकरी, आपके परिवार के लिए एक रिस्क की तरह है। लेकिन सबसे पहले आपको आज समझना होगा कि हम किस एम फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे कहे का अपने एजेंडे के हिसाब से दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। जिस एम फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो एम फैक्टर क्या है पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। जिस एम फैक्टर की बात कर रहा हूं ये एम फैक्टर नरेंद्र मोदी और देश के लिए एक चुनौती है, और ये तीन है। एक है एम से महंगाई, यानी हर घर को प्रभावित करने वाली महंगाई एम फैक्टर। और ये क्यों एम फैक्टर देश के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे समझना चाहिए आपको बताऊंगा। दूसरा है मंदी, यानी आपकी नौकरी जाने का खतरा। तीसरी है महामारी, एम फैक्टर, महामारी, यानी जिसको हम कोरोना कह रहे हैं वो महामारी तीसरा एम फैक्टर है। और ये तीन एम फैक्टर जो हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री एम यानी मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, ये तीन एम फैक्टर। और आज आपको बहुत गहराई से इसको समझना होगा, क्योंकि ये 2023 2024 ये कैसा होगा हमारा, ये सब कुछ इस एम फैक्टर पर निर्भर करता है। अगर महंगाई की बात करूं, सबसे पहले एम फैक्टर के महंगाई की बात करूं, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल भी 6% से ज्यादा रहने वाला है, यानी दुनिया भर में महंगाई 6% के ऊपर रहेगी, ये आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने हाल में कहा है कि 2023 का साल 2022 से भी कठिन होगा। इसलिए आज आपको ये चैप्टर समझा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे 2022 चलो निकला, 2023 बेहतर होगा, इंडिया ब्राइट स्पॉट है। लेकिन इंडिया के लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है। आईएमएफ कह रहा है दुनिया के लिए 2023 मुश्किल भरा होगा, 2022 से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अमेरिका, चीन, यूरोप की आर्थिक रफ्तार धीमी रहेगी। अगर दूसरे चैलेंज की बात करूं, यानी मंदी, एम फॉर मंदी, 1/3 दुनिया इस साल मंदी की चपेट में होगी। 1/3, 1/3, 33% कंट्रीज में मंदी आ जाएगी। आईएमएफ ने कहा है कि जिन देशों में मंदी नहीं है वो भी मंदी जैसा महसूस करेंगे। मतलब भारत में मंदी नहीं आएगी, भारत में मंदी आने का चांस 0% है, पहले भी मैं आपको बता चुका था। लेकिन भारत की स्थिति इस वक्त यह है कि दुनिया में आग लगी हुई है और भारत का घर जो है वो एक तरीके से फायर प्रूफ बना हुआ है। लेकिन अंदर तो गर्मी महसूस होगी ना, आग नहीं लगेगी, लेकिन चारों तरफ जंगल जल रहा हो और आप उसके बीच में एक ऐसे घर में हो जिसमें आग तो नहीं लगेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो महसूस होगा बॉस। अंदर कितना भी एसी चलाइएगा लेकिन थोड़ी तो गर्मी लगेगी। कितनी लगेगी आज वो आपको बताऊंगा। अमेरिका, चीन और यूरोप में मंदी जैसे आर्थिक हालात हैं। ब्रिटेन में भी कहा जा रहा है कि मंदी आएगी जो 2024 तक रहेगी, इतनी बड़ी चलेगी, 2023 2024। और तीसरा एम, महामारी का चैलेंज। चीन में कोरोना ब्लास्ट के बाद से पूरी दुनिया सहमी हुई। अमेरिका ने कहा है कि चीन के हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया में 30 लाख नए कोरोना के केस आ चुके हैं। भारत इससे भी सुरक्षित है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ये 3 एम, महंगाई, मंदी और महामारी, इसको कंट्रोल में रख पाएंगे 2023 में? और नहीं रखेंगे तो आपका हमारा क्या होगा, ये आज आपको समझाने वाला हूं, और बहुत विस्तार से। एकदम आराम से बैठ जाइए और समझिए, आज आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी कि देश इस वक्त कहां खड़ा है, और नरेंद्र मोदी अगर सक्सेसफुल हो गए जैसे अभी वो 2022 में हुए तो देश कहां खड़ा होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान में हालात कितने बिगड़ गए, एनर्जी संकट कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, आटा रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर पाकिस्तान में बिक रहा है, पेट्रोल 200 रुपए के ऊपर। लेकिन महंगाई का चैलेंज भारत के सामने भी है, पर भारत में इस पर बहुत होमवर्क हो रहा है। आज ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल में रखना भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों की टॉप प्रायोरिटी है।
मतलब नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त एम फैक्टर जो सबसे ज्यादा उनकी टॉप प्रायोरिटी पर है वो है महंगाई, क्योंकि उनको पता है ये महंगाई अगर हाथ से निकल गई, जिसको अभी तक रोक कर रखा है, तो ये तो महंगाई डायन खाए जात है, और ये डायन अगर बड़ी हुई तो पूरे देश के लिए संकट पैदा कर देगी, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो इससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर असर पड़ेगा, आम आदमी पर असर पड़ेगा। आरबीआई के गवर्नर आईएमएफ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और इसमें पूरे दक्षिण एशिया की बात हो रही थी, साउथ एशिया की। दक्षिण एशिया में हाल यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा, महंगाई चरम पर है। मैंने आपको पाकिस्तान का हाल बताया है। श्रीलंका में इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $2 अरब से भी कम है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब से भी कम है। लेकिन भारत, आप आंकड़ा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस मंदी के दुनिया वाले दौर में कितनी मजबूती से खड़ा है, कि आज भी जब लोग इस संकट के दौर में पैसा निकालें तब भी विदेशी मुद्रा भंडार भारत में $562 अरब से ज्यादा है। कहां 2, कहां 6 और कहां 562। तो अपने पड़ोसियों से आप समझ जाइए कि हम कहां हैं इस वक्त, कितने ऊपर है। श्रीलंका में महंगाई दर दिसंबर के महीने में 57.2% बॉस। आप देखिए हमारे पड़ोसियों का हाल क्या है। महंगाई जिसकी बात कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, यह नरेंद्र मोदी और इंडिया का 2023 का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका में महंगाई दर जो है वो इस वक्त 57% के पार है, 57.2%। ये दिसंबर का आंकड़ा बता रहा है। पाकिस्तान, वहां महंगाई दर कितनी है? 24.5% बॉस, 24.5%। ये दोनों जो हैं वो दिसंबर के आंकड़े हैं। दिसंबर, भारत का दिसंबर का आंकड़ा नहीं आया, लेकिन नवंबर का आंकड़ा भारत का हमारे पास है। और भारत में महंगाई दर कितनी है? 5.8% बॉस। ये नवंबर का आंकड़ा है, दिसंबर में इससे और कम होने का अनुमान। कहां 57%, कहां 24.5% और कहां भारत 5.8%। और ये नरेंद्र मोदी ने जो तैयारियां की, जो अपना दिमाग लगाया कि कोरोना में कैसे, कब लॉकडाउन लगाना है, कब जिंदगी बचानी है, कब अर्थव्यवस्था बचानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है योजनाओं में, परियोजनाओं में, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे, कितना क्या करना है, उसका नतीजा है कि यहां पर महंगाई कंट्रोल में। हमारे यहां फिर भी विपक्ष रोता रहता है। लेकिन आज जब महंगाई की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि पाठशाला में जब हमारे पास यह मौका होता है कि हम उसकी डिटेलिंग में जाएं, आपको दूसरी जगहों पर जो बातें समझ में आती हैं उससे ज्यादा बात समझ में आए, आप मास्टर होकर निकलें। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई की डिटेलिंग को समझिए। आप सिर्फ सुनते हैं महंगाई 5.8%, लेकिन यह महंगाई दर, उसका आंकड़ा कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे तय होता है, इसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। आज पहली बार आपको मैं बताता हूं कि महंगाई दर तय कैसे होती है, और इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझना होगा। जिस महंगाई दर की बात कर रहा हूं, यह है महंगाई। अब इसको बड़ा विस्तार से समझिए, हल्का हल्का ऊपर छिछला में मजा नहीं आता। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, एक बड़ा सा गोला बनाइए, ठीक है। महंगाई दर तय करने में जो चीजें होती हैं उनके वेटेज के हिसाब से होता है। हर चीज महंगी हो जाए और आपको प्रभावित करे, बड़ी आबादी को प्रभावित करे, ये जरूरी नहीं। मान लीजिए मोबाइल महंगा हो गया, बड़ी आबादी के पास ऑलरेडी मोबाइल है, वो नहीं खरीदेगा, तो उसके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला ना। इसलिए किस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है पहले उसको समझिए। करीब करीब जो खाने पीने का सामान है, खाने पीने का सामान, महंगाई में इसका वेटेज जो होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाई कोई भी आदमी होगा वो खाएगा पिएगा तो है ही, इसका वेटेज होता है 46%। मतलब महंगाई में को तय करते वक्त, महंगाई दर को तय करते वक्त देखते हैं कि खाने पीने का सामान कितना महंगा हुआ, तो 46% वेटेज जो होता है महंगाई में वो खाने पीने की चीजों का होता है। रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले मकान की बात कर लेते हैं। 10% जो हिस्सा होता है वो हाउसिंग का होता है। कोई भी आदमी कहीं तो रहेगा। अगर किराया महंगा हो गया, अगर घर खरीदना महंगा हो गया, तो महंगाई आपको दिखने लगती है, तो महंगाई पर इंपैक्ट पड़ता है। तो हाउसिंग का हिस्सा होता है 10%।
अब हम आते हैं रोटी, मकान हो गया, कपड़ा। ये जो कपड़ा है, क्लोथिंग और फुटवेयर, उसका हिस्सा होता है 7%, क्योंकि कपड़ा तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अच्छा, इसमें 7% इसलिए क्योंकि कई लोग हो सकता है पुराने से काम चला लें अगर कपड़ा महंगा हो रहा है। इसके बाद हिस्सा आता है 7% का, वो आता है पेट्रोल और लाइट, पेट्रोल डीजल लाइट ये मिला, तो इसका 7%। पान, टबाको, इतनी महंगाई है, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब का हिस्सा आता है। पान, टोबैको, इसका है 2%। और अन्य जो है बाकी की चीजें, वो अन्य आती हैं 28% कैटेगरी। तो मोटे तौर पर अगर खाने पीने की चीजों के दाम आप कम रखें तो महंगाई कंट्रोल में रहती है। बाकी मकान सस्ता हो, कपड़ा सस्ता हो, पेट्रोल वगैरह, ये सब का इंपैक्ट पड़ता है। अब आप समझिए कि महंगाई दर तय करने के जो पैमाने हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया और क्या उनके लिए आगे का चैलेंज है। जैसे फूड एंड बेवरेजेस, इसके खाने पीने के सामान की बात करो, अक्टूबर से नवंबर में इसकी महंगाई जो है ये 1% डाउन गई है। ये इसका बता रहा है। खाने पीने की चीजें 1% के करीब नीचे गई हैं अक्टूबर से नवंबर में, मतलब शुभ संकेत है। सबसे ज्यादा महंगाई किससे प्रभावित होती है? खाने पीने की चीजों की कीमत से। उसको कंट्रोल में रखा, 1% नीचे कर दिया अक्टूबर से नवंबर में। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम गिरावट है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और इसे ना सिर्फ कंट्रोल में रखा गया है बल्कि कम किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाली चीज है। इसी तरह से हाउसिंग, अक्टूबर से नवंबर में जो घर की कीमतें, घर खरीदने की कीमत है, इसमें कमी आई है बॉस, 0.29%। ये सॉरी बढ़ गया है, 0.29% बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मात्र जरा सा 1% भी नहीं, 0.29% बढ़ा है। तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी। इसी तरह से क्लोथिंग और फुटवेयर, इसमें महंगाई जो है ये 0.60% बढ़ी है। तो ये भी बढ़ी है। क्यों कह रहा हूं कि देखिए ये सब चैलेंज है अभी नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे ये सब रॉकेट नहीं बन रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अभी दुनिया का दिखाऊंगा आपको, पता चलेगा कैसे वहां रॉकेट बना हुआ, लेकिन इंडिया में उसको कंट्रोल में रखा गया। इसी तरह से फ्यूल और लाइट को देखिएगा, इसकी महंगाई 0.44% बढ़ी, 0.4%, ज्यादा नहीं। महंगाई में सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है उसकी महंगाई को कम किया गया, कंट्रोल में रखा गया, और दूसरे पैमाने जिनका वेटेज कम है उनमें भी महंगाई को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। ये दिख रहा है। तो ये चीज आपको अब समझ में आएगी कि जब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां 5.8 है और घट रहा है और महंगाई दर, वो इसकी वजह से है कि खाने पीने की चीजें जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं उसको पकड़ के रखा हुआ है और बाकी चीजों को ज्यादा आगे भागने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट है ना भाई। दूसरी चीजें जैसे कपड़ा बाहर से अगर मान लीजिए चीजें आ रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, पेट्रोल आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा है, उसके बावजूद अगर 1% भी कीमत नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब कंट्रोल में है चीजें। और इसको अगर आपको समझना हो कि भारत में कितने कंट्रोल में है, तो आपको दुनिया की सबसे ताकतवर और स्थिर माने जाने वाली अर्थव्यवस्था में से एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल दिखा देता हूं। अमेरिका में अगर आप देखिएगा, भाई वो तो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में फूड एट वर्क और स्कूल, इसको अगर आप महंगाई में देखिएगा तो अक्टूबर 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में 95% कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब खाने पीने की चीजें जो काम और स्कूल से जुड़ी हुई हैं उसमें 95% कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे यहां जब 1% भी नहीं बढ़ रहा, 0.4, 0.6 बढ़ रहा है, तो क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत कंट्रोल में। अमेरिका में फूड एट होम की महंगाई देखें, घर पर जो आप खाना खाते हैं, उसकी कीमत 2021 के मुकाबले 2022 में 12% बढ़ गई। अमेरिका में एनर्जी में महंगाई अगर आप देखें तो 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में 17.5% की बढ़त है अमेरिका। इससे आप समझिए कि भारत कितने कंट्रोल में चल रहा है। लेकिन चुनौती यह है कि कितने दिन इसको इसी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर यही काम करते रह गए, कंट्रोल में रख पाए जैसे अभी रख पा रहे,
तो फिर भारत को कोई रोकने वाला नहीं है बॉस। भारत पीछे मुड़ के देखेगा तो सब नीचे दिखेंगे, पीछे नहीं दिखेंगे। और इसको बताने के लिए, समझाने के लिए दुनिया में क्या हाल है और भारत में क्या स्थिति है, अगर इसको आपको रीजन वाइज बताऊं ताकि आपको पता चले कि आस पड़ोस में क्या हाल है। साल 2021 में महंगाई दर जो सालाना औसत 2021 का पूरे यूरोप में 3.5। इसको आपको जरा ऐसे समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको आप ऐसे समझ 2021, 2022 और आपको 2023 के लिहाज से दिखाता हूं कि क्या प्रोजेक्शन है। सबसे पहले आप यूरोप को देखिए, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। यूरोप को आप देखेंगे, यहां 2021 में महंगाई दर 3.5% की, ये महंगाई बता रहा हूं, महंगाई दर यूरोप में, पूरे यूरोप में एवरेज था 3.5% महंगाई दर चल रही थी 2021 में, जब कोरोना के संकट के बाद दुनिया खड़ी हो रही थी। सोचिए तब भी ये लोग 3.5% थे। सेंट्रल अमेरिका को देखिए, सेंट्रल अमेरिका, यहां महंगाई दर कितनी थी 2021 में? ये थी 4.5%। ठीक है। मिडिल ईस्ट जो अरब देश है, वहां पर क्या स्थिति थी? यहां पर 2021 में 12.5% की महंगाई दर। अब आपको दिखाता हूं अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्रीज कॉन्टिनेंट, वहां पर क्या स्थिति थी? 12.8%, करीब 13% की महंगाई दर। और उस वक्त भारत में महंगाई दर कितनी थी? भारत में थी 5.5%। तो अगर आप देखें तो भारत, अगर यूरोप और सेंट्रल अमेरिका को छोड़ दीजिए, तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में था, 5.5%। लेकिन फिर अगले साल क्या हुआ? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, अब आप देखिए कैसे कमाल आपको दिखेगा भारत का, कि कैसे हम बेहतर स्थिति में। जब अगला साल आया और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो चरम पर गया, तो यूरोप में 3.5% की महंगाई दर 9.8% पे चली गई। 9.8%, करीब 10% हो गई, सीधा 3.5 से। सेंट्रल अमेरिका में महंगाई दर 7.4% पे चली गई। सारे रिकॉर्ड टूटने लगे दशकों के। मिडिल ईस्ट में 13.2 पर चली गई। अगर आप देखें, अफ्रीका में करीब 13% पे थी, 14.5% पे चली गई युद्ध के दौरान। लेकिन भारत में इतना संकट होने के बावजूद 6.9% पर महंगाई दर रही साल 2022 में। 7% भी क्रॉस नहीं हुआ। दुनिया का हाल देख लीजिए, यूरोप बाप बाप कर रहा है, अमेरिका बाप बाप कर रहा है, लेकिन भारत 7% पे है और हमारे यहां लोग हंगामा करते हैं, भारत में महंगाई है। दुनिया का हाल देख लीजिए, दुनिया गिर गई थी महंगाई के साथ। और 2023 का जो महंगाई का अनुमान है कि अभी घटेगी भी, तो यूरोप में रहेगी 6.9% 2023 में। सेंट्रल अमेरिका में घट के होगी 5.4%। मिडिल ईस्ट में होगी 11.3%। अफ्रीका में होगी 12.4% 2023 में। और भारत में कितनी होगी? क्या प्रोजेक्शन है कि भारत में महंगाई दर हो जाएगी घटकर 5.1%। तो ये महंगाई का जो एम फैक्टर है, उसको नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल में किया हुआ है। और दुनिया में अभी भी आप देखिए, इस साल भी भारत में सबसे कम महंगाई दर रहेगी, ये प्रोजेक्शन है। यूरोप में हमसे ज्यादा, अमेरिका में हमसे ज्यादा, अफ्रीका में हमसे ज्यादा, मिडिल ईस्ट में हमसे ज्यादा, भारत में दुनिया में सब इन बड़े बड़े इलाकों में सबसे कम महंगाई दर रहेगी। यह है प्रोजेक्शन। आज ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रही। जीडीपी को लेकर सरकार का अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज्यादा है। आरबीआई का अनुमान था कि 6.8% विकास दर रहेगी और अपना सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 7%। 2022-23 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक भारत की जीडीपी ग्रोथ और दुनिया की जीडीपी ग्रोथ की तुलना अगर करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने कैसे परफॉर्म किया। अगर आप इसको दुनिया से कंपेयर करने बैठे कि भारत कहां है और दुनिया कहां है, भारत वर्सेस दुनिया, और इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आज तो भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध वगैरह चलता रहा तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको अगर आप देखें सितंबर 2022-23 के लिए आंकड़ा देखते हैं, भारत की जो विकास दर 9.7%, इंडोनेशिया के लिए यही दर कही जा रही है कि ये रहेगी करीब 5.6%। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के लिए 3.4% बॉस, फ्रांस के लिए 2.5%, 2.5%, और बाकी यूरोप के लिए विकास दर रहेगी 3.2%। चीन के लिए 2.2%, अमेरिका के लिए 1.8%। ये देखिए भारत की स्थिति। जापान के लिए 1.7%। ये है भारत की स्थिति, 9.7%, दुनिया में टॉप पर। दुनिया के मुकाबले भारत की विकास दर कैसे पिछले 10 साल में बढ़ी है, यह आपको IMF के आंकड़े से दिखाता हूं। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, जरा इस ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डालिए, आपको समझ में आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे साल 2012 में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको यहां डालिए, आपको समझने में और आसानी होगी कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, कि भारत कैसे मजबूती से खड़ा हुआ है पिछले 8 साल में। ये आपको समझ में आएगा। ये जो आप हरा हिस्सा देख रहे हैं, ये थोड़ा 3 से 6% विकास दर वाला है। ये जो गहरा डार्क देख रहे हैं ना, ये है 3 से 6%, और हल्का वाला जो देख रहे हैं वो उससे कम वाला है, और ये जो ऑरेंज देख रहे हैं ये माइनस वाला है। तो ये 2012 की तस्वीर दिखा रहा हूं। अगला अगर आप देखेंगे, भारत देखिए डीप हरे में, यानी बेहतर स्थिति में। 2014 आने में डीप बना हुआ, अभी भी बना हुआ। इसको अगर 2012 में हमारी विकास दर 5.5% थी, 2014 में 7.4%। अगला अगर आप देखेंगे 2015 में, अभी भी हम आ रहा है, और बढ़कर हम जो है 2015 में 8% पे पहुंच गए। तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। 2016 में 8.3% हो गया, अभी भी डार्क ग्रीन है। देखिए सब हल्का ग्रीन होना शुरू हो गए, कहीं कहीं ऑरेंज हो गया, कहीं कहीं लाल हो गया, भारत अभी भी डार्क ग्रीन है। 2017 में अगर आप देखेंगे, अभी भी भारत डार्क ग्रीन बना हुआ है। 2018 में अगर देखेंगे, भारत डार्क ग्रीन बना हुआ है, दूसरी जगहों पर स्थिति खराब होनी शुरू हुई। उसके बाद अगर आप 2020 पर आए, 2019 भी ठीक है भारत का, 2020 में आए जब पेंडेमिक आता है। अब आप इसमें देखिए कि कैसे दुनिया में ये सब लाल हो गया, पूरा इधर लाल, इधर लाल, इधर लाल, इधर ऑरेंज हो रखा है। बहुत कम जगह हैं जहां आपको हल्का हरा दिख रहा है, और भारत भी लाल हो गया, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था गिरी 2020 में पेंडेमिक के समय, उसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि दुनिया के लिहाज से आपको भारत को देखना होगा, ये देखिए ना भाई दुनिया का क्या हाल हो रहा है। उसके बाद 2021 आया, भारत फिर देखिए डीप ग्रीन हो गया 8.7%। और 2022 के लिए भी अगर आप देखेंगे, युद्ध शुरू हुआ, यहां लाल हो गया, इधर हल्का हरा होना शुरू हुआ, भारत डीप ग्रीन है, मतलब बेहतर स्थिति। 2023 के लिए अगर आप देखेंगे, इधर देखिए सब हल्का हरा होना शुरू हो गया, भारत अभी भी डीप ग्रीन है, मतलब बढ़िया स्पॉट, और ये अनुमानित है। और 2024 के लिए भी अनुमानित है कि सब ऐसे ही हल्के हरे में रहेंगे, और भारत डीप ग्रीन यानी बेहतर विकास दर में रहेगा 6.8%। ये दुनिया के लिहाज से देखिए कि कैसे भारत अलग से नजर आ रहा है दुनिया में, ब्राइट स्पॉट जिसको कहते हैं। इसको ऐसा बनाए रखना नरेंद्र मोदी का चैलेंज है, महंगाई, मंदी और महामारी से बचाकर रखना। पूरी दुनिया किस हालत में है और भारत की स्थिति क्या है और क्या चैलेंज है, ये आपको समझ में आया।